सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम करंट विच फ्लोज अक्रॉस एन इंडक्टर इन आरसी सर्किट इफ अ इंडक्टर इज कनेक्टेड विथ अ रजिस्टर इन अ सर्किट. So what is the value of maximum current? Because current constant नहीं रहता, current changes with time. current का growth होता है. If inductor and resistor both are connected with a battery, तो time के साथ current की value increase करेगी और एक बार वो maximum current पे आ जाता है. तो that maximum current मतलब वो जब saturate हो गया, maximum current flow कर रहा है उस inductor में, that current we have to find. So the max current across inductor in LR circuit. तो चलो अपने पास बहुत सारे टाइप से LR सर्किट हो सकते हैं. पहले मैं एक सिंपल केस देख रहा हूँ. अपने पास एक रेजिस्टर है एंड एक इंडक्टर इज कनेक्टेड हियर द बैटरी. दिस बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम है एंड इट्स इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस L. अभी मैक्सिमम करंट के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू नहीं भी दिया रहेगा तो भी चलता है, बिकॉज यहाँ पे कहानी कैसी है, एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में इसका जो ऑपोजिशन होता है वो मैक्सिमम होता है, तो इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट द बिगिनिंग. तो करंट क्या होगा 0 एट t इज इक्वल टू 0. एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट टाइम के बाद जब करंट सैचुरेट हो जाता है तो उस टाइम पे इंडक्टर अपोज करना बंद कर देता है, बिकॉज वहां पे बैक ईएमएफ रह नहीं जाता. बैक ईएमएफ क्या होता है L di/dt. जब करंट एकदम सैचुरेटेड स्टेट में आ गया तो करंट में वेरिएशन नहीं रहा ना, एकदम मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है उसमें, तो देयर इज नो चेंज इन करंट. वहां पे ईएमएफ नहीं, तो वो अपोज नहीं करता. जब उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो वो अपोज नहीं करेगा, बिकॉज इंडक्टर बैक ईएमएफ इंड्यूस करता है, वो मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को ही अपोज करता है. तो जब एट सैचुरेशन स्टेट करंट ही नहीं जा रहा है उसमें, मतलब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे आ रहा है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें बैक ईएमएफ नहीं आएगा तो वो अपोज नहीं करता. तो स्टार्टिंग में वो पूरा पोजीशन देता है. तो एट t इज इक्वल टू 0 अपोजिशन इज व्हाट मैक्सिमम, एट दैट टाइम करंट इज 0. एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट इंडक्टर इज 0, एट दैट टाइम करंट इज मैक्सिमम. बस यही अपने को मैक्सिमम करंट फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम करंट अक्रॉस दैट इंडक्टर. मतलब जब ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो चुका है, सो दैट करंट यू हैव टू फाइंड. तो जरा सोचो, हमको मैक्सिमम करंट चाहिए तो ये इंडक्टर की कहानी खत्म हो जाएगी t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे. वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम करंट, मतलब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट. रेजिस्टेंस समझो हट गया, रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करा इंडक्टर, सॉरी रेजिस्टेंस है इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करा, तो मतलब सर्किट ऐसा हो जाएगा, समझ लो एकदम स्ट्रेट वायर के जैसा बिहेव करेगा, व्हिच ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस. और यहां पे अपना बैटरी है, बैटरी कितना है 10 वोल्ट का और ये हमारा 10 ओम है. यू कैन फाइंड द करंट व्हिच इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस रेजिस्टर. तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट 10/10 व्हिच इज 1 एंपियर. तो द करंट व्हिच इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस रेजिस्टर, सेम करंट यहां पे भी जाएगा 1 एंपियर का. सो करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस इंडक्टर. ये इंडक्टर है, मैंने यहाँ पे ऐसा वायर बना दिया, इसका मतलब ये नहीं इंडक्टर मैंने निकाल के फेंक दिया. इंडक्टर अभी भी यहाँ पे है बट वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है. सो व्हेन इट ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस, सो व्हाटएवर करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस रेजिस्टर, सेम करंट उस इंडक्टर में भी पास कर रहा है. लेकिन इंडक्टर मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, इसका मतलब नहीं इंडक्टर निकाल के मैंने फेंक दिया. इंडक्टर अभी भी यहाँ पे है बट वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. तो मैंने इसका ऐसा रिप्रेजेंटेशन मतलब एक डायग्राम लिखा है कि इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है जब करंट मैक्स है. ये एक सिंपल सा केस हो. चलो सेकंड, अगर मान लो हमारे पास और ज्यादा रेजिस्टर्स हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, इधर एक इंडक्टर है और इधर भी एक रेजिस्टर. ये 10 है, ये भी 10 है एंड अ बैटरी इज कनेक्टेड ऑफ 10 वोल्ट. क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस दिस इंडक्टर एंड इनफाइनाइट. तो देखो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे आफ्टर लॉन्ग टाइम ये इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा. स्टार्टिंग में तो करंट 0 स्टार्टिंग करंट रहेगा इस इंडक्टर में. देखो अच्छा जरा देख लो, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो इधर से करंट जाने नहीं देगा. t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे समझो ये एक प्लेन वायर के जैसा बिहेव करेगा. तो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे सर्किट कुछ इस टाइप से रहेगा. ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है अभी लेकिन वो एक स्ट्रेट वायर के जैसा बिहेव कर रहा है. इट इज ऑफरिंग 0 रेजिस्टेंस और यहाँ पे बैटरी है 10 वोल्ट. अब यहाँ पे हमारा 10 और 10. So you have to find the current. अब जो करंट यहाँ से निकलेगा ऐसे जाएगा इस जंक्शन पहुंचेगा. अब यहाँ पे ये सोचना है कि क्या ये रेजिस्टेंस एक्टिव रहेगा क्या इस केस में. स्टार्टिंग में तो दोनों रेजिस्टेंस एक्टिव होंगे, लेकिन जब एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट लॉन्ग टाइम के बाद जब ये सैचुरेटेड स्टेट में जाएगा तो इंडक्टर 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. जब वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो ये एक स्ट्रेट वायर के जैसा बिहेव कर रहा है. स्ट्रेट वायर मतलब इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देगा वो. तो ऐसा मतलब है ये दोनों रेजिस्टेंस एक्टिव है. बेसिकली ये एक्टिव रह ही नहीं गया, जो यहाँ इस रेजिस्टेंस से करंट पास करेगा ना उसको एक स्ट्रेट वायर मिला, उसको एक ऐसा रास्ता मिला, इंडक्टर ऐसा रास्ता प्रोवाइड कर रहा है जहाँ 0 रेजिस्टेंस है. सो टोटल करंट फ्लोज अक्रॉस दैट इंडक्टर ओनली. पूरा करंट इधर से निकल जाएगा दिस रेजिस्टेंस
इज शॉर्टेड, उस रेजिस्टेंस का कोई यूज ही नहीं है। मतलब इस सर्किट में t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जब इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उस टाइम पे ये रेजिस्टेंस मर गया, ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, ये रेजिस्टेंस शॉर्टेड हो गया, तो केवल ये रेजिस्टेंस एक्टिव है। तो अगेन I इज इक्वल टू व्हाट 10/10 व्हिच इज 1 एंपियर। तो 1 एंपियर इसमें जा रहा है, वही 1 एंपियर उसमें जाएगा, तो करंट अक्रॉस इंडक्टर इज व्हाट दैट 1 एंपियर ओनली। Whatever is the current flowing across this resistor, same current flows across that inductor. अब थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करूंगा। मान लो उस इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस होता, थर्ड केस, यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, देयर इज एन इंडक्टर और एक और रेजिस्टेंस इंडक्टर के साथ में, एंड अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड। ये हमारा 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, और ये तो इंडक्टर है, इंडक्टर है, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस। नाउ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम करंट अक्रॉस दिस इंडक्टर। तो फिर से क्या करो, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये रेजिस्टेंस एक प्लेन वायर के जैसा बिहेव करेगा, जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो ये इंडक्टर हट नहीं गया, इंडक्टर है लेकिन वो एक स्ट्रेट वायर हो गया, मतलब इट इज ऑफरिंग जीरो रेजिस्टेंस। तो सर्किट का शेप कैसा हो जाएगा, ये अपना रहेगा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस तो है ही, अब यहाँ पे ये वायर बन गया और ये रेजिस्टेंस अभी भी है, मतलब इंडक्टर मैंने हटा दिया, इंडक्टर की मैंने एक वायर कंसीडर किया, इंडक्टर हटाया नहीं बस उसकी जगह मैं वायर कंसीडर कर रहा हूँ। ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 एंड इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, और बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट। अब जरा सोचो यहाँ पे जो करंट जाएगा वही इंडक्टर का करंट है, बिकॉज़ कंडक्टर यहीं पे है ना, देखोगे तो कंडक्टर हमारे यहीं पे है, तो व्हाटएवर इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस वायर दैट इज द मैक्सिमम करंट अक्रॉस दैट इंडक्टर। पूरा बैटरी से जो करंट निकलेगा वो इंडक्टर पे नहीं जा रहा है, इंडक्टर में बस इसका ही करंट जा रहा है, सो ओनली दैट करंट यू हैव टू फाइंड। तो पहले हमको बैटरी से टोटल करंट निकालना होगा। टोटल करंट देखने के लिए पहले देखो कि सारे रेजिस्टेंसेस एक्टिव है, ये तीनों एक्टिव, 10 पैरेलल में, तो इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा 5, दैट 5 इज इन सीरीज विद 10, तो R कितना हो गया 10 plus 5 which is 15, you can find the current, current is what 10/15 that is 2/3, so 2/3 एम्पीयर का करंट यहाँ से निकलेगा, बट एट दिस जंक्शन यहाँ तक तो 2/3 एम्पीयर पहुंचेगा, करंट यहाँ तक गया, बट एट दिस जंक्शन दैट करंट इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में बट गया, क्यों इक्वली स्प्लिट हुआ, बिकॉज़ दोनों रास्ते में ऊपर और नीचे इक्वल रेजिस्टेंस है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, I/2, यहाँ पे भी क्या I/2, और जो I/2 इसमें जा रहा है वही तो इंडक्टर से भी पास करेगा, यहाँ पे जो इंडक्टर है उसमें करंट कितना जा रहा है I/2। अब ये इंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसा समझो कि हटा ही दिया। सो करंट फ्लोइंग अक्रॉस इंडक्टर इज व्हाट टोटल करंट का हाफ, एंड टोटल करंट व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड 2/3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1/3 एम्पीयर, सो दैट इज व्हाट द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस इंडक्टर। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं हुआ, ये रेजिस्टेंस था ना तो इसलिए ये वाला शॉर्ट नहीं हुआ, बच गया। इसके पहले क्या होता था कि ये हमारा एक प्लेन वायर हो गया था तो इसको शॉर्ट कर दिया था। नेक्स्ट सपोज अपने पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, इधर एक इंडक्टर है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, एंड इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 ये सभी 10 This is what the inductor is. Inductance is not given because you have to find the maximum current. तो maximum current निकालते टाइम इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या है अपने को क्या लेना देना, वो तो एक जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है मैंने नहीं दिया। दैट इज दैट। इफ यू हैव टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट दैट टाइम दैट L इज रिक्वायर्ड, तो वो मैं बताऊंगा कि टाइम कांस्टेंट कैसे निकालता है। फिलहाल यहाँ पे हम निकाल रहे हैं केवल मैक्सिमम करंट अक्रॉस दैट इंडक्टर। तो ठीक है, अभी हमारा 10 ऊपर हमारा 10 ये भी 10 है, एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, फिर से वही कहानी, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट में आएगा तो ये इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एक प्लेन वायर के जैसा बिहेव करेगा, तो सर्किट इस टाइप से हो जाएगा। अपना ये 10 है, ये भी 10 है, हियर 10 ये भी हमारा 10 और ये स्ट्रेट वायर हो गया, एंड देयर इज द रेजिस्टेंस जो हमारा बैटरी है, दैट इज ऑफ 10 वोल्ट। अब जरा सोचो अगर ये इंडक्टर हट के जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इस वायर में, तो जो करंट बैटरी से चलेगा वो करंट ऊपर नीचे जाएगा नहीं, उसका करंट के पास 3 रास्ते हैं, वो ऊपर से जा सकता है, इससे जा सकता है, इससे, लेकिन उसके पास एक ऐसा रास्ता मिल रहा है, करंट इज गेटिंग अ फ्री पाथ ना, जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऊपर नीचे क्यों जाएगा, वो पूरा का पूरा करंट इसी में से फ्लो कर जाता है। अक्रॉस द इंडक्टर ओनली टोटल करंट फ्लोस, इन दोनों को शॉर्ट कर देगा, कोई मतलब नहीं उस सर्किट में, ये दोनों हैं लेकिन उनको करंट नहीं मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है टोटल करंट में। ये रेजिस्टेंस है, इसको भी करंट नहीं मिल रहा है, इसका भी कोई रोल नहीं है टोटल करंट में, मतलब केवल ये दोनों एक्टिव हैं। तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, यू कैन फाइंड द नेट करंट दैट इज 10/20 व्हिच इज हाफ एम्पीयर। सो हाफ एम्पीयर का करंट इज स्टार्टेड फ्रॉम द बैटरी।
that half ampere is flowing across this resistor, same half ampere is flowing across this resistor and same half ampere, वही half ampere इंडक्टर से क्रॉस कर देगा, इंडक्टर से पास करेगा। यहाँ पे इंडक्टर है, ऐसा नहीं इंडक्टर नहीं है, but it is offering zero resistance, तो same half ampere, तो current across that inductor is half ampere और ये resistor शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देयर इज एन इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, देयर इज रेजिस्टेंस, अ बैटरी, एक और रेजिस्टेंस, हमारा 10 10 5 5 5 और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी, देयर इज एन इंडक्टर। यू हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस दिस इंडक्टर। यहाँ पे कितना करंट, मैक्सिमम करंट कितना निकाला, तो फिर से सेम t is equal to infinite, t is equal to infinity, ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो इसको एक स्ट्रेट वायर के जैसा कंसीडर करो। सर्किट अपना कैसा हो गया, स्ट्रेट वायर हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, इधर अपना रेजिस्टेंस है, बैटरी है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ये 10, ये इंडक्टर है, समझो यही पे इंडक्टर है, यही का करंट निकालना है अपने को, बट इट इज ऑफरिंग जीरो रेजिस्टेंस, ये 5 5 है। Okay, so find the total resistance. Batteries of 20 volt. So what is the total resistance? This 10 and 10 are in parallel. तो इनका रिजल्ट कितना हो जाएगा 5. That 5 5 5 and 10 all are in series. So R is equal to 10 plus 5 plus 5 plus 5. That is 25. Now you can find the current. Current is what? 20 upon 25. That is 4 by 5. That 4 by 5 ampere का current is started from this battery. इस बैटरी से 4 by 5 ampere निकला और वही करंट तो इंडक्टर में भी जाएगा, बिकॉज इंडक्टर मेन रास्ते नहीं है, तो करंट फ्लोइंग अक्रॉस दैट इंडक्टर इज व्हाट 4 by 5 एम्पियर। यहाँ पे इंडक्टर है बट मैंने उसको हटाया था सो दैट वी कैन गेट द ऑल द इफेक्टिव रेजिस्टर्स, बिकॉज इंडक्टर एट t इज इक्वल टू इनफिनिटी तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर नहीं है। अपने पास एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, there is a resistance like this, another resistance is connected this way, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, and all are connected with a battery। अगर मैंने बैटरी लिखा था सपोज 10 वोल्ट का, ये 10 है, ये भी 10 है, ये 10 10 and this is the inductor, all the resistors are of 10 ohm and you have to find the current across this inductor। इस इंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, that you have to find। तो t is equal to infinite पे, because you have to find maximum current, t is equal to infinite पे ये इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब ये एक स्ट्रेट वायर हो गया। सर्किट देखो कैसे हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है 10, यहाँ से ऊपर से एक रेजिस्टेंस है 10, इट इज अ स्ट्रेट वायर और नीचे उसके एक रेजिस्टेंस है लाइक दिस, देन इट इज अगेन टू वायर्स इन व्हिच रेजिस्टेंसेस आर देयर दिस वे एंड इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, दैट बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट। अब ये जो इंडक्टर था वो एक जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर। तो जब करंट यहां से निकलेगा इधर से यहां तक पहुंचेगा, इस करंट के पास ऊपर एक रास्ता है जिसमें रेजिस्टेंस है, यहां से यहां तक उसके पास रास्ता है, लेकिन उसके आगे प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी 10 और 10 और ये भी 10, तो करंट के पास यहां से एक रास्ता है ऊपर से जाने का, ऊपर से वो जाएगा, क्यों जाएगा, इसी को क्यों नहीं चूज कर लेता, टोटल करंट इसमें क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन आगे तो प्रॉब्लम है ना, आगे तो 10 को उसको फेस करना पड़ेगा, इसलिए वो ऊपर से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, इसको शॉर्ट कर देगा, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस है इसके टर्मिनल्स को करंट अवॉइड कर सकता है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक करंट अगर जाता है तो इसको इस रेजिस्टेंस को फेस नहीं करना पड़ेगा, उसको नीचे से जाने की कोई मजबूरी नहीं, वो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद इन दोनों रेजिस्टर्स में करंट चला जाएगा, क्लियर। तो इसको वो छोड़ सकता है, दिस रेजिस्टेंस, बिकॉज बोथ द टर्मिनल्स ऑफ दिस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद अ वायर, एक ऐसा वायर जिस पे जीरो रेजिस्टेंस है, सो बोथ द टर्मिनल्स ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, तो ये शॉर्ट हो गया, ये नहीं शॉर्ट होगा, बिकॉज इसमें अगर ये वायर यहां से यहां तक पूरा एक स्ट्रेट वायर होता तो ये शॉर्ट कर देता, लेकिन इसके दोनों टर्मिनल फ्री पाथ से कनेक्ट नहीं हो रहे, एक साइड से फ्री पाथ से कनेक्ट है, दूसरी साइड में तो रेजिस्टेंस है, इसलिए करंट इसमें जाएगा, टोटल करंट इसको शॉर्ट कर देगा, दिस रेजिस्टेंस इज शॉर्टेड, मतलब सर्किट में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो केवल ये और ये है। अब कैसे हम कनेक्ट करेंगे, देखो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, अब वो इसके साथ भी पैरेलल ही है, मतलब ये तीनों ही पैरेलल है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस these 3 are in parallel,
देख लो, इसके दोनों टर्मिनल से कनेक्ट हुए, इसके भी दोनों टर्मिनल इसके दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इन दीज थ्री रजिस्टर बोथ द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, सो दिस 10 10 एंड 10 आर इन पैरेलल। तो क्या हो जाएगा इसका 10/3, दिस इज व्हाट द टोटल रेजिस्टेंस। तो R is equal to 30 plus, that is 40/3. Now you can find the current which is started from the battery से net current कितना start होगा, so that is 10/40/3, which we are going to get 30/40, which is 3/4. So net current is what, 3/4. So current started from this battery is 3/4, 3/4, 3/4 यहाँ तक जाएगा। अब अपने को सोचना है इंडक्टर को करंट कितना मिल रहा है। तो देखो वो जो 3/4 है, अब यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे, ठीक है। अपना यहाँ से करंट निकला I, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक टोटल। नाउ दैट I इसमें तो कुछ जाएगा नहीं, इसमें दो पार्ट में स्प्लिट होगा। देखो ये जो रास्ता है, उस रास्ते में रेजिस्टेंस कितने हैं, 10 10 के, मतलब वो 5 है। 10 10 आर इन पैरेलल, दीस टू आर इन पैरेलल। यहाँ पे देखना, ऐसा नहीं कि करंट 3/4 निकाला तो इंडक्टर में भी 3/4 जा रहा है। इंडक्टर जहाँ पे है, जिस वायर में है, यू हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस दैट इंडक्टर, मतलब अक्रॉस दैट वायर। केवल इस वायर पे करंट अपने को निकालना है। तो ये जो I करंट है वो पूरा का पूरा इसमें फ्लो नहीं कर रहा, वो स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट हुआ तो इक्वली स्प्लिट हो जाए ऐसा भी जरूरी नहीं। देखो यहाँ पे जरा इस जंक्शन पे ऊपर रेजिस्टेंस कितना है 10, और इस करंट के सामने रेजिस्टेंस 10 10 पैरेलल में है। तो जब 10 10 पैरेलल होंगे तो वो 5 हो जाएगा, मतलब ऊपर हमारा 10 है और नीचे कितना है 5। तो हाउ दैट करंट इज स्प्लिटेड, अगर इसमें I1 जाता है तो यहाँ पे 2I1 होगा। ऊपर अगर I1 जा रहा है तो नीचे कितना जाएगा 2I1, बिकॉज ऊपर वाले करंट को 10 ओम को फेस करना पड़ेगा, लेकिन नीचे वाला जो करंट है उसको 5 ओम फेस करना पड़ेगा, बिकॉज दीस टू आर इन पैरेलल। ये तो मर गया है, शॉर्टेड हो गया, तो ये 10 10 पैरेलल में, तो ये 5 आ रहा है। सो दिस करंट हैज टू फेस 5 ओम। तो जहां पे रेजिस्टेंस हाफ है उधर करंट डबल होगा। तो अगर ऊपर I1 जा रहा है तो नीचे 2I1, मतलब इंडक्टर के क्रॉस जो इंडक्टर उसमें करंट कितना जा रहा है, दैट इज 2I1। तो पहले हमारा 3I1 या I1 और 2I1 मिला के I होगा, तो 3I1 is equal to I, so I1 is equal to what, I/3। I already I have calculated, so that is 3/4 into 3, कैंसिल हो गया, तो I1 कितना आ गया 1/4। क्लियर, द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस, बट हमको तो इंडक्टर का चाहिए, तो इंडक्टर में करंट कितना है 2I1, सो करंट फ्लोइंग अक्रॉस दैट इंडक्टर इज व्हाट 2I1, so 2 into 1/4, that is 1/2। so this is the maximum current flowing across that inductor। ये हमारा जो इंडक्टर था t is equal to infinite पे जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है एट दैट टाइम। अब जीरो रेजिस्टेंस ऐसा नहीं इसको उखाड़ के फेंक दिया, वहां पे वायर है जो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वो जीरो रेजिस्टेंस वाला वायर। ऐसा नहीं कि इंडक्टर खत्म हो गया, जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो उसको हटा दिया, उसको हटाएंगे नहीं हम, वो वहां पे है, इट इज रिप्लेस्ड बाय अ वायर। एक वायर से मैंने रिप्लेस कर दिया, तो इस रेजिस्टेंस को उसने शॉर्ट कर दिया। Okay, so this way you can find the maximum current which is flowing across that inductor। नेक्स्ट चलो 7। मान लो अपने पास एक सर्किट है इस टाइप से, देयर इज एन इंडक्टर व्हिच इज कनेक्टेड हियर, यहाँ पे रेजिस्टर्स हैं एंड इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी। ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है और ये 4 है, देयर इज एन इंडक्टर। यू हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस दैट इंडक्टर। 4 2 इसको एक काम करो 8 कर दो और 4 लाइक दैट। So in this circuit, यहाँ पे जो मैंने इंडक्टर कनेक्ट कर दिया ये व्हीटस्टोन नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। देखो 4:2 का रेशियो 8:4 के रेशियो मैंने वैसा दिया कि व्हीटस्टोन फॉर्म हो जाए। तो जब व्हीटस्टोन फॉर्म हो जाएगा तो इसमें स्टार्टिंग में भी कोई करंट नहीं जाएगा, बिकॉज इस वायर में द वायर व्हिच इज कनेक्टेड बिटवीन दीस टू टर्मिनल व्हेन व्हीटस्टोन इनका रेशियो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, सो नो करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस इंडक्टर। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे भी इंडक्टर का करंट 0 है और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी इंडक्टर का करंट क्या है 0 ही है, बिकॉज इवन इफ ये जीरो रेजिस्टेंस का पाथ ऑफर करेगा इसमें करंट तो जा ही नहीं रहा है, मतलब ये रहने का कोई मतलब ही नहीं, एकदम इन बिटवीन कनेक्टेड है। तो ये इन दोनों का रेशियो ऑफ दीस टू R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, सो नो करंट फ्लोज अक्रॉस दिस इंडक्टर। एट द बिगिनिंग t इज इक्वल टू 0 पे भी कोई करंट नहीं जा रहा, t इज इक्वल टू इनफिनिट पे भी कोई करंट नहीं जा रहा। नेक्स्ट हमारा ये सपोज रजिस्टर है, यहाँ पे एक
इंडक्टर इज कनेक्टेड, दिस इज कनेक्टेड विद अ रेजिस्टर, देयर इज अ कैपेसिटर, ऊपर मैंने कैपेसिटर भी लगा दिया है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस एंड इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी। 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 10 है, कैपेसिटेंस 2 है, मान लो इंडक्टर L है और यहाँ पे भी 10 है। अब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे होगा क्या कि इंडक्टर जो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है तो उस टाइम पे इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, लेकिन जो कैपेसिटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। At after long time at steady state inductor offers zero resistance and capacitor offers infinite resistance। तो ये कैपेसिटर जब सैचुरेशन स्टेट आ जाएगा ना तो ये तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लेकिन ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब ये इस रास्ते को, इस रेजिस्टेंस को तो यही कैपेसिटर मार देगा, बिकॉज एट स्टेडी स्टेट वो करंट ही नहीं जाने देगा। तो इस कैपेसिटर ने करंट को ब्लॉक कर दिया, रेजिस्टेंस तो बेचारा ऐसे ही मर गया। इंडक्टर ने क्या किया, जीरो रेजिस्टेंस का एक पाथ प्रोवाइड कर दिया। तो सर्किट में देखो ये रेजिस्टेंस जिंदा रहेगा और ये देख लेते हैं ये जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। ये 10 है, ऊपर वाला तो गया, जो इंडक्टर था मतलब समझो ये रेजिस्टेंस था, ये कैपेसिटर हट गया, कैपेसिटर को हटा दिया मैंने। इंडक्टर इज ऑफरिंग जीरो रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, दिस 10 एंड हियर आल्सो इट इज 10 एंड इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टर था हमारा ये वाला वायर। सो एट t इज इक्वल टू इनफिनिट इट इज ऑफरिंग जीरो रेजिस्टेंस। सो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट वायर हो गया व्हिच ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। तो पूरा जो करंट यहाँ से बैटरी से निकलेगा, ये टोटल करंट नीचे जाएगा ही नहीं, बिकॉज बोथ द टर्मिनल्स ऑफ दिस रेजिस्टर आर कनेक्टेड विद द इंडक्टर, और इंडक्टर एक जीरो रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड कर रहा है, तो पूरा का पूरा करंट उसी जीरो रेजिस्टेंस वाले पाथ से निकल जाएगा। तो इसको तो कुछ मिलेगा नहीं, तो ये भी शॉर्ट हो गया। यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं हुआ था, कैपेसिटर ने इसको ब्लॉक कर दिया था, मतलब करंट नहीं जाने दिया था, तो इसको तो रेजिस्टेंस को तो मार दिया, लेकिन ये रेजिस्टेंस कैसे मार गया, ये शॉर्ट हो गया, बिकॉज इंडक्टर ने एक जीरो रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड कर दिया। तो एट t इज इक्वल टू इनफिनिट में तो ये शॉर्ट हो गया, तो इसमें भी कुछ करने नहीं जा रहा है। मतलब सर्किट में केवल यही है, बेचारा एक 10 है जो एक्टिव है। तो I निकाल लो, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/10 व्हिच इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस रेजिस्टर एंड द सेम करंट फ्लोज अक्रॉस दैट इंडक्टर, बिकॉज़ इस रेजिस्टर से जो करंट निकल रहा है वही पूरा इंडक्टर पे चला गया। तो करंट अक्रॉस इंडक्टर इज व्हाट, दैट सेम 1 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग अक्रॉस दैट इंडक्टर। ये इंडक्टर है, समझो मेरा इंडक्टर कैपेसिटी इंडक्टर रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, one more resistance is connected here, there is a battery। ओके, चलो ये हम क्वेश्चन डिस्कस करें, उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम करंट अक्रॉस द इंडक्टर। ये हमारा 20 है, ये 10, ये भी 20, ये भी 20 एंड हियर 40 वोल्ट की बैटरी इज देयर। वी हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस दैट इंडक्टर। जो इंडक्टर है बीच में उसमें करंट कितना जाएगा। फिर से t इज इक्वल टू इनफिनिट, एट t इज इक्वल टू इनफिनिट दैट इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर बना दो, तो सर्किट कैसा होगा, ये 20 है, ऊपर हमारा 20, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर एक वायर है, ये वही इंडक्टर की जगह है, फिर एक रेजिस्टेंस है। बस यही करंट अपने को निकालना है, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, दैट करंट यू हैव टू फाइंड इंडक्टर पे एंड दिस रेजिस्टेंस is connected with the battery. The battery is of 40 volt. अब देख लो 10 है, ये 20, 10, 10 और 20. I have to find the current across this inductor. तो समझो इंडक्टर को मैंने हटा दिया with a wire which is offering zero resistance. यही का करंट निकालना है, इस रास्ते का करंट। तो पहले देखो कि सर्किट में सारे के सारे रेजिस्टेंस एक्टिव हैं, कोई रेजिस्टेंस मरा नहीं, कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं हुआ। तो टोटल रेजिस्टेंस ये 20, 20 और 20, these three 20s are in parallel. तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 20/3, 1/20, 1/20, 1/20 ऐड कर लो, दैट इज इन सीरीज विद 10। तो R कितना हो गया 10 प्लस 20/3, so that is 50/3, that is the net resistance, effective resistance of this circuit. Now you can find the current. तो I is what 40/50/3, ये ऊपर जाएगा, so 0 0 cancel, 12/5, that is what the current, 12/5 एम्पियर। अब 12/5 एम्पियर इस बैटरी से निकलेगा, but at this junction that 12/5 is divided into 3 parts। ऐसा नहीं है पूरा 12/5 इंडक्टर से चला गया, इसके पास 3 रास्ते हैं ना, तीनों रास्ते में करंट जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी। और एक चीज और कंफर्म है कि ये तीनों रेजिस्टर्स इक्वल हैं, तो अगर ऊपर करंट I1 जाता है तो इसमें भी I1 ही रहेगा, इसमें भी I1 रहेगा, बिकॉज इक्वल रेजिस्टर्स है तो करंट भी इक्वल हो। तो I1 3I1 is equal to I, the net current is split into 3 parts, so 3I1
3i1 is equal to I you can get I is equal to what? I1 by 3. Array 3i1 is I1 you have to find now. So I1 is equal to what? I by 3. That I1 current is flowing towards that inductor. So I here is what? I1 by I1 is the IL. The current flowing across this inductor is what? I1 I can calculate. I1 is total current का 1/3. तो टोटल अपने पास कितना है? 12 by 5. So that is 12 by 5 whole divide by 3. तो current flowing across that inductor is 4 by 5 ampere. So that is the maximum current. ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, we are finding the maximum current. मैक्सिमम करंट मतलब एक ऐसा टाइम जब उस इंडक्टर के क्रॉस करंट मैक्सिमम है, तो इट इज ऑफरिंग जीरो रेजिस्टेंस. जब वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करा तभी करंट मैक्सिमम है. सो एट दैट टाइम वी आर फाइंडिंग द मैक्सिमम करंट.